अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गोरिथमिक एक्टिविटीज़। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द एल्गोरिथम। देखिए, एल्गोरिथम एक्टिविटीज़ में एक्चुअली हम लोगों ने कुछ इसकी डिज़ाइनिंग और एवेल्युएटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करना है कि हमारा जो कोई भी एक एल्गोरिथम हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हम उसका सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम को इवेल्युएट करने के लिए और उसकी डिजाइनिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, उस एल्गोरिथम को इवेल्युएट करने के लिए हम उसके दो फैक्टर डिस्कस करते हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हमने ये एक्चुअली दो फैक्टर डिस्कस करने हैं तो अपने पॉइंट पे चलते हैं। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट मीन्स दैट कि एक आपका कोई भी जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम टेक्स how much time to complete itself, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है कि जी लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है ना, उसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 5 तो अगर लेट्स सपोज वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए यानी कि एग्जीक्यूट होने के लिए, डेफिनेटली हम जब उस एल्गोरिथम को रन करेंगे, जब हम उसका कोड लिखेंगे, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, अपने पास एल्गोरिथम रेडी किया, हमने उस एल्गोरिथम को देखते हुए अपना कंप्यूटर का कोड लिखा किसी भी लैंग्वेज से, क्योंकि एक्चुअली एल्गोरिथम को हम लोग रन नहीं करते जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली काम करना होता है रियल वर्ल्ड के अंदर, तो हम उस एल्गोरिथम से देखकर कंप्यूटर का कोड करते हैं। यानी कि वो भी तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही हम निकाल रहे थे ना, तो उससे पहले हम लोगों ने प्रिलिमिनरी स्टेप्स के तौर पे एल्गोरिथम बनाया था। अब एल्गोरिथम से हमने कोड बना लिया, अब हम उस कंप्यूटर कोड को जब रन करेंगे, डेफिनेटली इसका मतलब ये कि हम बोलेंगे कि हम उस एल्गोरिथम को रन करेंगे, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट का फर्क था, इसलिए मैंने आपको पॉइंट बताया कि एक्चुअली हम लोग एल्गोरिथम नहीं, एक्चुअली तो हम लोग कोड रन करते हैं। लेकिन चलें, अगर हम बात करें कि जी एल्गोरिथम ये कोड जब हम रन करते हैं, अगर मेरे पास 5 नंबर ऑफ स्टेप्स और ये 2 सेकंड्स ले रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि भाई एल्गोरिथम अपने आप को एग्जीक्यूट होने पर, यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपरली कितने टाइम ले रहा है, 2 सेकंड्स ले रहा है अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर देखें, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 कुछ नंबर पड़े हुए जी, रैंडम नंबर है, चलिए इसको हम 7 कर देते हैं और यहां पर हम लोग 9 भी एंटर कर देते हैं, और मुझे जो है इसमें से सर्च करना है 5, और हम लोगों की ये एक ऐसी लिस्ट है कि जो मुझे यहां से स्टार्ट करनी है, सिक्वेंशियल लिस्ट है, मुझे यहां से स्टार्ट करना है और इस नंबर को क्या करना है, सर्च, यानी कि मुझे सर्चिंग का एल्गोरिथम बनाना है। मैंने नंबर को सर्च करने का एक एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया, लेट्स सपोज ये मेरे पास इसके 5 स्टेप्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जी जब ये एल्गोरिथम चलेगा तो ये क्या करेगा, हमें 5 उस पूरी लिस्ट में से सर्च करके देगा। 5 अब हमारे पास इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है। इट मीन्स दैट कि हमारे एल्गोरिथम को पहले इसको चेक करना पड़ेगा, फिर ये 4 पे आएगा, देन ये 5 पे जाएगा, तो उसको 5 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो सर्च करने पड़े हैं, चेक करने पड़े हैं, कंपेयर करेगा अपने उस नंबर 5 के साथ। लेकिन डेफिनेटली हर बार कंडीशन फॉल्स होगी, 5 पे जाकर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो कि एक्चुअली हम लोगों का टारगेट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जाके वो अपनी ट्रू वैल्यू शो करवाएगा। ये हमारे पास इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस का क्या मतलब है कि हमें वो वैल्यू जो हमने सर्च करनी थी, अगर वो स्टार्टिंग पे मिल जाती तो हमारे एल्गोरिथम को बहुत कम टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, स्टार्टिंग पे वो नंबर मिल जाता। लेकिन हमें टाइम लगेगा मैक्सिमम, यानी कि जितना एक्सट्रीम टाइम लग सकता है इस पूरी लिस्ट को फाइंड करने के लिए। मैं अगर एक नाम सर्च कर रहा हूँ एक लिस्ट में, और वो नाम मैं सारी लिस्ट सर्च करूँ 50 बच्चों की, लेकिन वो मुझे एंड पे मिले, इसका मतलब है मैंने 49 टाइम्स जो एफर्ट्स की हैं वो सारी मेरी वेस्ट गई। तो वो हम ऐसे केस को बोलते हैं वर्स्ट केस। और उस वर्स्ट केस की बेसिकली जो टाइम होता है ना, जो उसको एग्जीक्यूट होने में लगता है, उसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग बोलें कि सर अगर हमने ये 9 सर्च करना हो तो ये हमारा बेस्ट केस है। लेकिन जब हम किसी भी चीज की, किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस वक्त हम लोग वर्स्ट केस की बताते हैं, इसके नहीं बताते, क्योंकि हम लोगों ने अपर बाउंड देखना है। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, 2 बाउंड होते हैं, एक होता है अपर बाउंड और एक होता है हमारे पास लोअर बाउंड। अब मुझे क्या करना है, लोअर बाउंड तो मेरा बेस्ट केस है, जैसे कि 9 की बात हो रही है, और अपर केस में मेरे पास क्या पड़ा हुआ 5, तो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपर बाउंड के लिहाज से बतानी पड़ती है, यानी कि मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा। मैं एवरेज टाइम भी बता सकता हूँ,
7 में भी 9 पे भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपना वर्स्ट केस बताना है कि भी इतनी तो इस एल्गोरिदम को मैक्सिमम टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। हाँ, इससे पहले हो जाए तो वो एक अच्छी बात है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो इसका जो वर्स्ट केस है वो क्या है कि अगर मुझे उस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर फाइंड करना पड़े। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो वो आपको एग्जांपल दे रहा है वो कह रहा है कि अगर लेट्स सपोज वी हैव 10 स्टेप्स, अगर मेरे पास एक एल्गोरिदम के अंदर 10 स्टेप है, तो आप खुद सोच लें कि उसको टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अगर हम 100 की बात करें, अगर हम 100 स्टेप्स पे चले जाएं तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर मैं 1000 पे चला जाऊं तो टाइम और भी ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्टेप्स के बढ़ने से भी आपके एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग ओ नोटेशन। दैट नोटेशन इज कॉल्ड एज बिग ओ नोटेशन। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, लेकिन हम लोग उनमें से इतना डीप नहीं जाएंगे। हम बस ये बताएंगे कि वी हैव अ बिग ओ नोटेशन टू रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली बताने के लिए हम लोग ये नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मुझे नंबर ऑफ इनपुट साइज के लिहाज से अपने एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, तो मैं बोलूंगा उसके लिए हम लिखेंगे बिग ओ नोटेशन। इस तरह से लिखी जाती है, ओ और उसके ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, एन। इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ इनपुट्स। अब नंबर ऑफ इनपुट्स अगर 10 है तो आप देख लेंगे उसके अकॉर्डिंगली टाइम लगेगा। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स n की वैल्यू 100 है, यानी कि नंबर ऑफ लाइन, चले बात कर लेंगे नंबर ऑफ पीस ऑफ लाइन, तो उसमें मेरे पास ज्यादा टाइम लगेगा। अगर n की वैल्यू 1000 है, 1 लाख है, तो उसके मुताबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाएगी, एल्गोरिथम की बढ़ती जाएगी। इन शॉर्ट, एक एल्गोरिथम को अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगता है, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, उसमें से जो वर्स्ट केस होता है उस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, फिर वही बात कि अगर हमारे पास एक एल्गोरिथम है तो उस एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स भी होंगे, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर यूज किया होगा ना वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए, या हमने डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो वो वेरिएबल्स जितने ज्यादा होंगे या जितना नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होंगे, वैसे नंबर ऑफ स्टेप्स से इतना फर्क नहीं पड़ता स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, ये इसमें से माइनर इफेक्ट डेफिनेटली आएगा लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स की बात करें कि हमने ज्यादा वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, या जो यूजर अपनी साइड से इनपुट करता है किसी प्रोग्राम के अंदर, जैसे हमें कहा जाता है हम फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं या फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कहता है जी एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, तो वो हमसे इनपुट ले रहा है। अगर इसी तरीके से एक एल्गोरिदम बनाया गया और वो मैक्सिमम इनपुट ले रहा है यूजर से, तो जितनी ज्यादा वो इनपुट लेगा उतनी ज्यादा डेफिनेटली वो स्पेस लेगा एल्गोरिदम अपने आप को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो आसान लफ्जों में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक एल्गोरिदम अपने आप को स्टोर करने के लिए, अपनी नंबर ऑफ इनपुट्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी के ऊपर जितना मेमोरी लेता है, जितनी मेमोरी लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सेम हम लोग क्या यूज करते हैं, बिग ओ नोटेशन। और बिग ओ नोटेशन में क्या है, हमारे पास जो बेस्ट केस होता है ना, हम उसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। इसको हम रीड करते हैं ऑर्डर ऑफ 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब ऑर्डर ऑफ n था, ये ऑर्डर ऑफ 1 है। ये हमारे पास होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस का मतलब क्या है कि हमारा बिल्कुल ही कम टाइम जो है वो लगेगा, और ये हमारा कांस्टेंट टाइम होता है, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट साइज बढ़ाते जाओ, आपका जो है वो साइज क्या होता जाएगा, चाहे वो टाइम है या स्पेस है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें ऑर्डर ऑफ log n है, लोगार्थमिक टाइम। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ n की पावर, सपोज कर रही, जैसे इसमें हम लोग लिख देते हैं 2⁻n। ये वर्स्ट केस होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये सारी नोटेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के लिए। लेकिन हम लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यू के तौर पे आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डू यू नो के बॉक्स में ना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये बताया भी गया कि दीज आर द नोटेशंस दैट वी कैन यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर आप लोग ये वाली चंद एक नोटेशंस याद करके जाइए। ये हमारा बेस्ट केस है, ये हमारा जो है वो, इसके अलावा यानी कि इससे बड़ा साइज ये है। ऑर्डर ऑफ log n टाइम जो है वो इससे छोटा होता है, यानी कि अगर मैं इनको एक तरतीब से लिखूं तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ 1 इज लेस देन ऑर्डर ऑफ log n इज लेस देन ऑर्डर ऑफ n
तो ये हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरे पास बिल्कुल ही थोड़ा टाइम है या थोड़ी ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा, इसलिए हम लोग उनको मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो डिफरेंस क्या है जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एल्गोरिदम जितना अपने आप को टाइम लेता है किसी जगह पर अपने आप को चलाने के लिए, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और एल्गोरिदम या उसके नंबर ऑफ इनपुट्स जो होती हैं, एल्गोरिदम एक तो इट सेल्फ है ना, देखिए इसके अपने जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो भी तो स्टोर होने हैं ना, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाऊंगा ज़ाहिर है फर्क तो आएगा, लेकिन अगर इसमें इनपुट ज्यादा है, वेरिएबल्स की तादाद ज्यादा है, तो फिर इसकी ज्यादा से ज्यादा स्पेस लेगा, क्योंकि वो वेरिएबल जो होता है ना आपका, वो मेमोरी पे जाकर स्टोर होता है, याद रखिएगा। जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतनी ज्यादा मेमोरी यूज करेंगे, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज these type of notations. Hope so कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।